हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सीटेट जुलाई 2019 लेवल 1 सीडीपी के क्वेश्चंस। ये है हमारा मॉक नंबर 24। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीडीपी के क्वेश्चंस जितने करते जाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। रिवीजन का टाइम आ गया है, तो क्वेश्चंस कीजिए, जो गलत हो रहे हैं उनके बारे में रिलेटेड लिटरेचर पढ़िए और समझ बना लीजिए। आज की समझ आपको आगे काम देगी। इसी उम्मीद के साथ नई समझ बनाएंगे और जो पहले की समझ है अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो नई चीजों को जो है वो अकोमोडेट करेंगे, जैसे पियाजे कहते हैं, और अपनी स्कीम्स को इंप्रूव करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को और जानने के लिए और रिफाइन करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल सही, पियाजे जो है बच्चे को एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज के तौर पे देखते हैं, यानी बच्चा जो है वो पैसिव नहीं है, वो खुद जो है वो ज्ञान को बना रहा है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। भाई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात जो है वो तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने की थी, पियाजे ने नहीं की थी। सीखना देखकर वो कोई बात नहीं है। कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज, यानी उद्दीपन और अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाए। भाई ये जो है इसकी बात तो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के अंदर की जाती है, तो वो इसका आंसर नहीं है। कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर, आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट से देकर, जो कि हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में की जाती है, तो वो भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि पियाजे जो थे वो तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इसलिए इसका आंसर है 1। देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट होती है यानी मांसपेशियों से आधारित चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, यानी कि कोई बच्चा जो है वो जल्दी चलना सीख जाता है, कोई लेट चलना सीखता है। अगर आप सिंपल एग्जांपल ले, मगर सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है कि बच्चा जो है पहले बड़ी मांसपेशियां जो है उनको यूज करता है और फिर जो है वो छोटी मांसपेशियां, यानी कि आप जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हो। आपकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, बच्चा जो है पहले हाथ हिलाना पुराना सीखेगा और उसके बाद लिखना सीखेगा। इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकती है, कोई बच्चा जो है वो जल्दी पेन पकड़ के लिखना लग जाएगा, कोई लेट सीखेगा, वो थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, मगर पहले हाथ हिलाएगा तो दोनों ही पहले हाथ हिलाएंगे और उसके बाद जो है वो यानी सूक्ष्म चीज पेन पकड़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये जो होता है ग्रॉस बड़ी चीज से फाइन की तरफ जाना, ये मूवमेंट हो सकती है, ऑल्दो इसका रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। तो हमारी सिफेलोकॉडर और प्रॉक्सिमो डिस्टल इसकी बात नहीं है, यानी कि सिफेलो यानी सर से पैर की और प्रॉक्सिमेटर वो डिस्टल यानी सेंटर से बाहर की और वो बात नहीं है। तो 1 और 2 इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है 3। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट पहले होगी और उसके बाद होगी हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास होता है। फाइन पहले नहीं होती, पहले पेन पकड़ना, ऐसे बारीक ड्राइंग करना और फिर हाथ हिलाना, ऐसा थोड़ी होता है। पहले हाथ हिलाना और उसके बाद ये फाइन मोटर स्किल्स के काम करना वो होता है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? भाई एडल्टहुड से पहले क्या आता है? एडल्टहुड यानी वयस्क हो गए हैं, उससे पहले आता है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, तो वही इसका आंसर है। हमें कहना है कि एडल्टहुड से पहले आने वाली, मिडिल चाइल्डहुड थोड़ी आता है। मिडिल चाइल्डहुड के बाद तो जो है लेट चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंट किशोर आता है और फिर जो है फिर एडल्टहुड आता है। प्री ऑपरेशनल पीरियड भी इसका आंसर नहीं है, यानी छोटा बच्चा जो है एंड होना चाइल्डहुड का, भाई एंड होता है ना जब चाइल्डहुड का, उसके बाद एडोलेसेंस आता है और फिर एडल्टहुड आता है। तो इनका क्रम देखिएगा, यानी कि सबसे पहले आ गया हमारा चाइल्डहुड। अगर हम देखें इस क्वेश्चन के, वैसे तो वही इन्फेंसी आता है, शैशव अवस्था, फिर चाइल्डहुड, फिर जो है फिर आ गया आपका एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, उथल पुथल, आइडेंटिटी की कंफ्यूजन, ये सारी चीजें। उसके बाद आ गया आपका एडल्टहुड, ठीक है। उसके बाद एडल्टहुड में भी फिर मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड और उसके बाद आती है भाई आपकी ओल्ड एज, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हाइंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।
कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कोलबर्ग के अनुसार वो जो है वो हमारा प्री कन्वेंशनल मोरालिटी जो है, यानी पूर्व परंपरागत जो हमारी मोरालिटी है उसके 1 यानी कि लेवल 1 में है, यानी पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बच्चा जो है वो कह रहा है कि चोरी मत करो वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। तो ये है हमारा सबसे छोटी, मतलब आपकी उसने 3 लेवल्स दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। और सबसे निम्न स्तर पे जो हमारा नैतिक तर्कना होती है वो यही होती है कि ऊपर से नियम आ रहे हैं, उन नियमों को मानो, अगर नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर हाई चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। वही ये बात है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस तो ये होती है कि इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, जैसे को तैसा, तू जैसा करेगा तो मैं वैसा करूंगा, तो वो भी इसकी बात नहीं है। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर रीजनिंग बच्चे की ये कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए तो ऐसे तो सभी करने लगेंगे और सारे के क्योज हो जाएगा, यानी सारे के दंगे फैल जाएंगे, तब बच्चे की रीजनिंग सोशल ऑर्डर होती, वो नहीं है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये तो सबसे एंड में आती है, पोस्ट कन्वेंशन मोडालिटी के सबसे एंड में, जिसमें कि अपनी जान को जोखिम पे लगा के दूसरे की इंसानियत, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना, उनकी बात इसके अंदर आती है। और जरूरी नहीं है कि सभी लोग आप जो हैं लेवल, यानी कि जो आपकी पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी का जो एंड का ये लेवल है, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, इस तक सभी लोग पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं है, कोलबर्ग ने कहा था। वही इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो आंसर यही है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वेगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वेगोत्स्की ऐसी स्पीच को भाई प्राइवेट स्पीच कहते हैं, यानी कि उनके अनुसार ये स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा इससे एक काम के प्रति लगा रहता है और ये आगे जाकर प्राइवेट स्पीच जो होती है ना किसी बंदे की, वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार आप किसी काम में लगे रहते हो तो आप ऐसे मुरमुराते रहते हो ना, यानी बोलते रहते हो अंदर ही अंदर, तो वो वाइगोत्स्की कहता है वो हमारी प्राइवेट स्पीच जाकर अंदर इनर स्पीच हो जाती है, जैसे हम बड़े होते हैं, और वो हमें किसी काम को करने में, हमें लगे रहने में मदद करती है। ये एक पॉजिटिव बात है। इसके विपरीत बच्चा जो है वो अपने आप से जो बोलता रहता है उस बात को पियाजे जो है वो नेगेटिव तौर पे देखते हैं, उसको वो ईगोसेंट्रिक स्पीच समझते हैं, अहम केंद्रित वार्ता, ये पियाजे की बात है। और वो जो है वो कहते हैं कि इस तरीके की सोच की मैं ही केंद्र हूँ और मेरी बात सही है, वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ईगोसेंट्रिक स्पीच गायब हो जाती है। तो इस स्पीच को लेकर वाइगोत्स्की और पियाजे के थोड़े व्यूज डिफर करते हैं। डिस्टॉर्टेड स्पीच यानी कि भ्रांत वार्ता, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। वाइगोत्स्की तो इसे बड़ा इंपॉर्टेंट और बढ़िया कंस्ट्रक्टिव नजर से देखते हैं। यही इसका आंसर है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, यह क्या प्रदर्शित करता है कि लड़की है तो गुड़िया से खेलेगी, लड़का गुड़िया से नहीं खेल सकता, लड़की है पिंक पहनेगी, लड़का ब्लू पहनेगा। इससे आप क्या कर रहे हो? आप जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हो, यानी रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये तो हमें कम करना है। यही इसको आंसर है कि इस तरीके से जो है आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता, चीजों को आप जो है वो एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ एसोसिएट कर देते हो और फिर समझते हो कि उस जेंडर का बंदा वैसा ही बिहेव करे, तो ये कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी यानी बढ़ती हुई जेंडर की पहचान, नहीं ये तो इसका आंसर नहीं है। जेंडर थियोरी थोड़ी है इसका कोई आंसर। जेंडर का रेलेवेंस यानी कि जेंडर की क्या प्रासंगिकता है, क्या जरूरत है, वो भी इसका आंसर नहीं है। स्टीरियोटाइप दिखा रहा है यानी चीजों को टाइप कर देना, यानी चीजों को एक तरीके से कैटेगरी में डाल देना, ये लड़कों की है ये लड़की की है, तो वो स्टीरियोटाइप कहता है, चीजों से जुड़ी हुई, और उन चीजों को जोड़ा गया है लड़का लड़की के साथ, तो इसलिए वो जेंडर से रिलेटेड स्टीरियोटाइप है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, उन्हें क्या करना चाहिए आपको? एक बच्चा जो कुछ लाता है उनके शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उस पर आधारित उसकी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए आपको उसकी नई नॉलेज, नया ज्ञान जो देते हो आप उस पर बिल्ड करना चाहिए। फिर बच्चा जो है वो अपने आप को क्लास का पार्ट समझेगा और लर्निंग को जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से लेगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और मेरे असल जीवन में कुछ और हो रहा है। उसको डिनाई नहीं करना भैया, उसको अस्वीकार करने वाली बात तो ऐसे करनी है, नेग्लेक्ट ऐसे मतलब ध्यान ही मत दो, ये भी गलत है, इग्नोर करो, उपेक्षा करो, ये सब गलत बातें हैं। आपको बिल्ड ऑन करना है, आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट काम करना है एज अ टीचर।
एक शिक्षक को चाहिए कि मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में ज्यादा कंपैरिजन करे बिल्कुल गलत है। बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना, हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी वीकनेस है, पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटीज है। आपको पॉजिटिव क्वालिटियों पे बिल्ड ऑन करना है, टीचर को ऐसा काम करना है। प्रमोट करना है स्टूडेंट को, सर्टेन कल्चर से जो आते हैं बस उन्हीं को बढ़ावा देना है। नहीं भाई, सारे बच्चे अपने साथ एक कल्चर लेकर आ रहे हैं और हर एक के कल्चर को वैल्यू देना टीचर का काम है। इग्नोर करना कल्चरल डिफरेंसेस को, यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दरकिनार कर देना और बच्चों की डाइवर्सिटी को भी नहीं अपनाना। ऐसा नहीं करना, बच्चों की डाइवर्सिटी को अपनाना है, सब बच्चों के कल्चर को वैल्यू देनी है। स्टीरियोटाइप्स यानी कि ऐसी धारणाएं जो कि रूढ़िवादिता है उनको तोड़ना है, उनको क्लास में बढ़ावा नहीं देना है। यह संप्रेक्षित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ये टीचर को करना है। इससे बच्चे जो हैं अगर वो डिसएडवांटेज सेक्शन से भी आ रहे हैं तो वो अपने आप को पार्ट फील करेंगे और वो टीचर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज आरटीई एक्ट 2009 एडवोकेट? अब हमारी निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? वो वकालत करता है भाई हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी समावेशी शिक्षा। सबको एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना, यानी कि अगर कोई फिजिकली रूप से चैलेंज है या फिर मेंटली रूप से भी चैलेंज है तो उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ उन्हीं क्लासों में डेवलप कराना, उन्हीं में पढ़ाना, ताकि जो है अल्टीमेटली वो समाज में सब तो इकट्ठे रहते हैं। ऐसे अलग अलग स्कूल बना के तो आप सेग्रीगेशन कर रहे हो और वो फिर ऐसी भावना जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनके अंदर भी सेंसिटिविटी ये सब डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई आरटीई एक्ट 2009 के अंदर, और जिसके तहत ये भी कहा गया कि स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट होंगे। नॉर्मल टीचर तो पढ़ाएगी ही पढ़ाएगी, मगर स्पेशल एजुकेटर जो अगर इस तरीके के बच्चे हैं उनकी स्पेशल नीड्स को केटर करने के लिए नॉर्मल स्कूल्स के अंदर ही अपॉइंट होंगे। सेग्रीगेशन आउट ऑफ डेट कॉन्सेप्ट है। पृथक्करण करना, मेन स्ट्रीमिंग में लाना। हाँ, मेन स्ट्रीमिंग में आप इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ला सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एक बड़ी टर्म है। इंटीग्रेट करना एजुकेशन, यानी इंटीग्रेशन यानी एकीकृत शिक्षा, यानी एक कॉन्सेप्ट जो है हिंदी के साथ जुड़ती हुई आप जो है इंग्लिश को भी ला रहे हो, तो एक साथ इंटीग्रेट यानी सब चीजों को मिलाकर एक साथ चलने वाली बात। मगर यहाँ पे जो मेन बात है वो इंक्लूजन की बात है, समावेशी शिक्षा को ज्यादा फोकस किया था। फिर उसी पे आधारित क्वेश्चन आ गया। देखिए, यह एक विचारधारा है सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो वो इंक्लूजन के तहत आएगा, समावेशी शिक्षा के तहत आएगा। मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा में लाना, तो एक बात है कि हाँ सबको मुख्य धारा में एक साथ लेकर आएंगे, मगर इंक्लूजन यानी समावेश कराएंगे तभी तो लेकर आएंगे। तो इंक्लूजन इसका आंसर है। इंक्लूजन इज ऑपोजिट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अलग से जो आप दे रहे थे, सेग्रीगेट कर रहे थे, तो उसको अलग हटाइए, यानी अलग अलग पृथक ना कीजिए, आप एक साथ कीजिए। तो स्पेशल एजुकेशन इसका आंसर नहीं है। मल्टी कल्चरल कल्चर की तो इसके अंदर कोई बात ही नहीं है, संस्कृति की। मेन स्ट्रीमिंग तो आप इंक्लूजन में ले आएंगे तभी हो जाएगी। इसका आंसर जो है वो समावेशी शिक्षा है। बढ़िया क्वेश्चन है। मैच दी फॉलोइंग है, कॉन्सेप्ट दे रखा है कि ये लर्नर्स दे रखे हैं, ठीक है, उनको मैच करना है उनकी करेक्टरिस्टिक्स के साथ। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, एक चीज को पकड़ के जिस पे श्योर हो उसको ले लीजिए और फिर बाकियों को मिलाते चलिए, ठीक है। गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं ना, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, जिनका IQ जो होता है वो 140 एंड अबव होता है, ठीक है। तो 1 का तो D हो गया। अब हमारा 1 का D 3 ऑप्शनों में है, 1 2 3 4 में नहीं है, तो हमें ये श्योर है तो हम 4 काट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारा क्रिएटिव। लर्निंग डिसेबल को मुझे ऐसा लगा थोड़ी कंफ्यूजन है, मगर तो मैं क्रिएटिव पे चली गई, सृजनात्मकता वाले। कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशंस, यानी कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है। तो भाई 3 का B है। अब 3 का B किस में है? इन दोनों में है, तो मैंने 3rd भी काट दिया। इसके बाद आ गई मैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि टिक कर ना बैठना, किसी चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना। तो वो कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्ट होगा आसानी से। सो टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजिली। तो 4th का आ गया C, यहाँ पे है C। और मुझे अगर लर्निंग डिसेबल नहीं भी आ रहा था तो देखो 3 ऑप्शन आ रहे थे तो मैंने अच्छी तरह मैचिंग लगा दी।
लर्निंग डिसेबल्ड को भी देख लेते हैं। इसके अंदर आप लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी जो कि डिसलेक्सिया के अंदर होती है उसका एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो रही है जिसके कारण अधिगम असक्षमता हो रही है। तो इसलिए इसका आंसर है 2। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। शिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे। तो भाई टीचर तो यहाँ पे ऑटोक्रेट बन गई, खुद ही राजा बन गई, ऐसे में थोड़ी लर्निंग होती है, ये तो गलत है। दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। बच्चा जो है वो रट्टा मार करने लगे, तथ्यों को याद करना लगे, तो उससे बच्चा नहीं लर्न कर पाएगा, अधिगम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को तो टेंशन होगी, बच्चे को जो है वो बोझ लगेगी शिक्षा। दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो भाई ये तो मैकेनिकल काम कर रहा है, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको टेपाटापी करे जा रहा है, तो ये तो नहीं है, ये बिहेवियरल बात है। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। जब बच्चा विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेगा ना, तो आपकी लर्निंग अधिगम इफेक्टिव होगा, क्योंकि बच्चा अपने आप को अधिगम का पार्ट समझेगा, और जब पार्ट समझेगा तो उसके अंदर उसे मजा आएगा, सीखने को मिलेगा और लर्निंग परमानेंट होगी। तो यही इसका आंसर है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अब बच्चे जो हैं, बच्चों के प्रश्न, बच्चों की त्रुटियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको जो है हमेशा त्रुटियों को एनकरेज नहीं, यानी त्रुटियों को तो खैर इस तरीके से देखना चाहिए कि उनसे आपको सीखने को मिलेगा, बच्चे की थिंकिंग के अंदर आप जा सकेंगे, यानी बच्चा कहाँ गलत है क्या है, त्रुटियों को एनकरेज नहीं करना, हाँ त्रुटियों को पॉजिटिव वे में देखना है, ये बात है। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ये बच्चों के सवालों को आपको एनकरेज करना है, पूछने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि अगर बच्चा पूछ पाएगा तो आप जान पाएंगे कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा, और वो जो है वो लर्निंग में पार्ट ले रहा है। अगर वो पार्ट ले रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है, वो उत्सुक है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चा उसमें और जानना चाहता है, ये नहीं कि ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, अरे मुझे तो सब आता है, ये मेरे से कैसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं करना, बच्चे के क्वेश्चंस को एनकरेज करना है। और ये भी जरूरी नहीं है आपको सभी चीजों के जवाब आते हो। एज अ टीचर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आता, तो आपका जवाब उस टाइम ये होना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाता है कि बेटा मैं कल आपको इसका जवाब दे दूंगी, ये नहीं कि आप जो है बच्चे को धमका दो कि ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ लिया तूने, या फिर उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर दो। जरूरी नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, टीचर भी एक लर्नर है, तो इस सोच को याद करते हुए आपको फिर ऐसा जवाब देना है पेपर के अंदर कि मैं बेटा कल जवाब दे दूंगी, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे डील करना, ठीक है। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, शुड बी एनकरेज टू आस्क, यानी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, अलाउड ही नहीं करना चाहिए आस्क करने के लिए, तो बिल्कुल ही गलत है। स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, पूछने से रोकना चाहिए नहीं, आपको एनकरेज करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मुख्य वो नहीं है भाई, की प्रोसेस नहीं है जिससे कि मीनिंगफुल लर्निंग होती है, वो है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यानी रट्टा मारना। अब रट्टा मारते हो तो उससे आप जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती। आप जब तक आप उसको रट्टे मार रहे हो, यानी कि आप जो है उसे मेमोराइज कर रहे हो, तब तक तो याद है। अगर आपने एक सीक्वेंस में एक बात भी भूल गए ना आपको, तो वो आप चीज भूल जाते हैं, तो एक मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है ना। मीनिंगफुल लर्निंग तो, स्थायी लर्निंग तो वो है कि आपको वो चीज गहन रूप से समझ में आती है और आप उस चीज को आप अपने शब्दों में बता पा रहे हो। आपने ऐसे रट नहीं रखा कि इस डेफिनेशन के ऐसे डेफिनेशन याद कर दी और उसी को बोल रहे हो, नहीं, आपको अपनी समझ बनानी है। अपनी समझ जो है फिर वो आप कैसे भी उस समझ को मुझे बता सकते हो, अपनी मम्मी को बता सकते हो, किसी को भी बता सकते हो, तो वो है मीनिंगफुल लर्निंग। रट्टा मारना और रिकॉल करना, सोचना कि हाँ इसके बाद क्या शब्द आता था, वो नहीं है। रिपीट करना और प्रैक्टिस करना, वैसे तो ये रिपीट और प्रैक्टिस भी थोड़ा मैकेनिकल सा आंसर है, मगर ये है कि हाँ प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाती है, और आप रिपीट करते हो तो आप जो है उसको अच्छी तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, नई नई चीजों में कर रहे हो, तो वो हाँ लर्निंग मीनिंगफुल हो सकती है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन करना और डायरेक्शन देना, अब टीचर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग अगर जो है आप खुद से कर रहे होते तो क्या पता आप भटक जाते, मगर टीचर जो है वो आपको बार बार रीडायरेक्ट कर देती है, आपको उसी पथ पे ले आते कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपकी लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है, आप पथ भ्रष्ट नहीं होते। एक्सप्लोर करना और इंटरेक्ट करना, अन्वेषण करना और पारस्परिक क्रिया करना। अब आप एक्सप्लोर करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे तो आप एक सब्जेक्ट मैटर के साथ काफी देर तक लगे रहेंगे और उसके विभिन्न विभिन्न पक्षों को जानेंगे, और ज्यादा पक्षों को जानेंगे तो आप जो है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे,
ठीक है। जैसे कि आपका कोई साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आपने जो है सिर्फ उसको रटना नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आप जो है उसको, उसके विभिन्न पार्ट्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, आप उसके छोटे छोटे जो भाग हैं उनको भी, उनके एग्जाम्पलों को देख रहे हो, तो आपकी लर्निंग और मीनिंगफुल होगी। आप एसोसिएशन बना पाएंगे कि ये चीज, अरे इंटेलिजेंस की, ये कटेल ने जो थियरी दी, 16 पीएफ दिया, अरे कटेल तो यही है, इसने तो इंटेलिजेंस वाले में भी बात कर रखी है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस भी दे रखा है। तो वो कैसे एस्टेब्लिश होगा? जब आप सारे सामान को, सारे मटेरियल को अच्छी तरह उसमें डूबोगे और पढ़ोगे, तब आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, जब टीचर जो है बच्चे के अंदर पॉजिटिव बिलीव शो करती है, तो बच्चों को क्या होता है? बच्चे ईगर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। अब टीचर जो, बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए और उत्सुक होंगे और प्रेरित होंगे, क्योंकि टीचर जो है वो पॉजिटिव उनके शो कर रही है। यानी आप कैसे पॉजिटिव बिलीव शो की जाए? अब ये देखिए, अब मैं आपसे रोज कहूंगी आप बढ़िया तरीके से पढ़ें और आप मुझे फीडबैक दें, तो आप जो है, मैं पॉजिटिव बिलीव दिखाऊं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी एबिलिटी पे होगा, हाँ भाई मैं, और आप जो है वो और मेहनत करने की कोशिश करेंगे, अरे मेरी मैडम कह रही है तो मैं और करूं, तो ईगर होंगे और नया सीखने के लिए प्रेरित होंगे। अब रिलैक्स हो जाओ और स्टॉप करने लगोगे एफर्ट, ये तो नहीं होगा। रिलैक्स जब हो जाएगा जब उसे लगेगा कि अरे मुझे सब कुछ आता है, ऐसी जब जिसकी सोच हो जाएगी तो लर्निंग तो उसी टाइम स्टॉप हो जाती है। ठीक है। डीमोटिवेटेड होना और स्ट्रेस होना, डीमोटिवेशन और स्ट्रेस तो जब होगा जब टीचर जो है नेगेटिव बिलीफ समझेगी, अरे इसे तो कुछ आ ही नहीं, अरे तुझे तो कुछ आ ही नहीं सकता, तो इससे बच्चा जो है वो खुद भी समझने लगा, अरे मुझे तो सच्ची में कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे तो पॉजिटिव बिलीफ होगी, तो बच्चे जो होंगे वो और उत्सुक होंगे और सीखने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, नहीं भाई अफेक्ट तो होते हैं, बिलीव्स का इन्फ्लुएंस होता है। किसी को पॉजिटिव बात बोलोगे तो थोड़ी वो पॉजिटिव, मोटिवेशनल स्पीकर क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव बात बोल रहे हैं ना आपको, उन पॉजिटिव बातों से प्रेरित होकर आपको अच्छा लगता है और आप चीजें और करते जाते हो। और वही चीज नकारात्मक बात, अरे तू तो पढ़ता ही नहीं है, सबको पता नहीं पढ़ेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मगर ऐसी बात कोई बोलता है तो उससे क्या होता है? आप पढ़ने के लिए प्रेरित तो नहीं होते, आप और पढ़ाई की से दूर चले जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव बिलीव्स आपको भी अपने स्टूडेंट्स के लिए रखनी है, ताकि आप उनकी लर्निंग और अच्छी करा सकें। बच्चों की गलतियां डिफ्लेक्ट करती हैं कि बच्चे कितने केयरलेस हैं, बिल्कुल गलत। केयरलेस होकर गलतियां नहीं होती, वो जो है वो एक लर्निंग का पार्ट है, गलतियां जो है वो अधिगम का पार्ट है, और वो एक उनकी थिंकिंग के अंदर, उनकी क्या विचारों में क्या अंतर्दृष्टि है वो हमें पता चलती है। जैसे कि अगर बच्चा जो है 22+3 को, अब वो 5 लिखकर और यहाँ पे जो है वो ऐसे 4 को ऐसे बना रहा है, तो उससे पता चलेगा कि वो क्यों लिख रहा है, क्या उसको 4 में लिखने में दिक्कत आ रही है। तो जब वो ऐसे लिखेगा, गलती करेगा, तभी तो आपको पता चलेगा। अब कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि आपने टाइप किया और वही उसने आंसर दे दिया। बच्चे एरर करेंगे, हम भी एरर करते हैं, हमारी गलतियों से तो सीखना है हमें। वो एक लर्निंग का प्रोसेस का पार्ट है, अधिगम का पार्ट है। और इसे थिंकिंग के बारे में, चिंतन क्या हो रहा है, क्या उसकी सोच रख के उसने करा होगा, उसके बारे में आप जान सकते हैं और फिर उस पर आप अपनी काम कर सकते हैं। उन गलतियों को जानना ही पे आपका काम स्टॉप नहीं होता, उन गलतियों को सुधारना भी आपका काम है। शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार कर, अरे ये तूने गलत किया, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे नहीं। समझो, जानो कि क्यों ऐसा वो लिख रहा है और फिर उस पर काम करो। आर इनसिग्निफिकेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल गलत। महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। मूल्यांकन को शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, एक अलग गतिविधि के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करनी है, आपको लगातार रचनात्मक तरीके से भी करना है, आपको समेटिव करनी है, यानी SA1 SA2 CC के तहत आपको करना है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि फिर उसके बाद उसका एक टेस्ट लिया, वो आपने इवेल्युएट किया। सो ये एक टीचिंग लर्निंग का पार्ट है, यानी प्रोसेस का पार्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है असेसमेंट, क्योंकि उससे पता चलता है कि बच्चे को कितना आया और आप एज ए टीचर आप कैसे उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी क्या क्या है वो चेंज कर सकते हो। शुड बी ओनली डन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, यानी SA1 ही करनी चाहिए, नहीं FA भी करनी है, फॉर्मेटिव वाली भी करनी है। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न आंसर, सही गलत जो एंड में पहले पेपर होते थे और उसके आधार पर कह दिया, अरे बच्चे का मूल्यांकन कर दिया, बच्चा जो है ये टॉपर है और ये जो है ये फेलियर है। नहीं,
आपको जो है FA भी करनी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी तथ्य भी बच्चे को देखना है कि बच्चा जो है वो कैसे कैसे किस कॉन्सेप्ट कैसे कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करना है, और SA1 भी करना है, यानी कि जो एंड में होती है। दोनों तरीके की असेसमेंट इंपॉर्टेंट है और दोनों ही CCE कहती है कि हमें करनी चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के तहत लर्निंग जो है वो हमारी एक्टिव है और सोशल है कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, पैसिव तो नहीं है। लर्निंग यानी अधिगम बिहेव जो है वो पैसिव थोड़ी है। उसके कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क तो कहता है कि बच्चा जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर है नॉलेज का, यानी कि वो जो है वो अपने परिवेश में अपने ज्ञान की संरचना खुद करता है, ठीक है। तो पैसिव वाली बात तो नहीं आएगी। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सिर्फ ज्ञान का एक्वायर करना, ले लेना, वो नहीं है। ज्ञान का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ये भी नहीं है। अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के तहत आपका कैसे बिहेवियर चेंज होता है। तो ये तो थोड़ी व्यवहारवादी सोच है, बिहेवियरिज्म वाली, यानी कि बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे आपका बिहेवियर चेंज कर देता है, वो नहीं है। इसके अंदर ये है कि बच्चा जो है वो एक्टिवली खुद क्या कर रहा है और फिर उसके सामाजिक परिवेश में कर रहा है और किस तरीके से फिर वो चीजें नई नई बनाता है, तो वो अधिगम है। तो 18 का आंसर 1 है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, 2 बार फिर होता है ये। देखिए, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। डायरेक्ट उन्होंने इमोशन कोग्निशन का क्वेश्चन नहीं पूछा, स्थिति दी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया और फिर क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। दे आर देन ट्राइंग लाइकली टू गिव अप इजिली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क, यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस ये टर्म है, उसकी ये डेफिनेशन दे रखी है, देखिए पूरी तरीके से। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना उत्पन्न होती है। तो क्या है ये है कि कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, यानी कि जो संज्ञान है उसने एक अपने संज्ञान बना लिया कि मैं तो जो कुछ भी करता हूं उसमें मैं मतलब कि अच्छा तरीके से नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं करूं ही ना। तो लर्न हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग डेवलप हुई वो दिखाती है कि हमारे संज्ञान और संवेग अलग अलग है, क्योंकि उसके संवेग इस तरीके के हो गए ना, डीमोटिवेट हो गया कि कुछ करने से कुछ होना ही नहीं है। तो और संज्ञान इस तरीके की सोच डेवलप करना। कॉग्निशन और इमोशन रिलेट नहीं है, नहीं भाई इसमें तो रिलेटेड है, क्योंकि बार बार जो है उसने इस तरीके से फेलियर हुआ उसका और फिर उस तरीके से उसने एक कॉग्निशन डेवलप कर लिया और इमोशन वो फेल हुआ, फिर उसने कॉग्निशन डेवलप किया कि मेरे करने से कुछ नहीं होता और फिर वो इमोशनली और डिमोटिवेटेड हो गया। तो ये बात है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, पर्यावरण और आनुवंशिकता का इसके अंदर कोई बात नहीं है, रिलेटेड हो सेपरेटेड हो कोई नहीं है। 4 ऑप्शनों को भी आप थोड़ा देखेंगे ना तो आप 3, 4 को तो बिल्कुल ही काट देंगे। हेरिडिटी की यानी उसकी जन्मजात वाली बात कोई आ ही नहीं रही थी। अब कॉग्निशन संज्ञान की, दिमाग से जुड़ी हुई बातें, और इमोशन यानी कि संवेगों से जुड़ी हुई, ये दोनों बातें आ रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर और वो दोनों बातें जुड़ी हुई आ रही हैं। तो इसलिए यही बात है कि वो जुड़ी हुई हैं कि अगर उसने कॉग्निशन दिमाग में ये बना लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वैसे ही उसके इमोशन आए, वैसे ही उसने संवेग उत्पन्न करे कि डिमोटिवेटेड वो रहा। तो इसलिए इसका आंसर 1 है। अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर्स, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए किस तरह के से प्रोत्साहित करेगी। राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, अब जो क्लास में जितने भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के उनके एक एक स्टेप बताए पाएगी जिससे कि बच्चे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बने। नहीं, ऐसे तो नहीं है। गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अब बच्चे को ऐसे ही जो क्लास में क्वेश्चन करा है उससे रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे होमवर्क में दे दिए, उससे क्या बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे? नहीं बनेंगे। एम्फसाइज करें रोट मेमोराइजेशन व रट्टा प्रक्रिया पे ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो किताब में दे रखी है। नहीं, इससे तो बच्चे जो है मैकेनिकल बनेंगे। एनकरेज करें बच्चों को इंट्यूटिव गैस लगाने के लिए कि अंदाजा लगाए और लुक करे प्रॉब्लम को, मल्टीपल सॉल्यूशंस क्या क्या आ सकते हैं, इस तरीके से करेगी तो बच्चे जो है वो प्रॉब्लम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, यानी वो एक समस्या के विभिन्न विभिन्न पक्षों के बारे में नए नए सॉल्यूशन लाएंगे, गैस भी कर पाएंगे। इंट्यूटिव गैस भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये अंदाजा लगा पाना, एस्टिमेट कर पाना, ये स्किल्स हैं, ये बच्चों को डेवलप करवानी चाहिए टीचर को। अगर वो
इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर उन्हें बनाना चाहती है। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही इसका आंसर है। यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल, तो खुद पहल कर रहा है, खुद के प्रयास शामिल है, तो कैसा हुआ वो भाई? वो हुआ लर्नर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि वो अधिगम केंद्रित हुआ। तो अधिगमकर्ता के केंद्रित हुआ, अधिगम केंद्रित नहीं, अधिगम केंद्रित तो लर्निंग सेंटर्ड हो जाता, अधिगमकर्ता करने वाले पे सेंटर है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो यही इसका आंसर है। डिडक्टिव मेथड तो भाई वो होता है कि आप जो है आपको फॉर्मूला दे दिया और आप जो है फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि दो लोग, एक बंदा खुद है और उसके बाहर और भी बंदे हैं, उनके बीच में कैसे आप स्थापित करते हो, तो वो है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, गार्डनर ने इसकी बात की थी। और जो है ये जैसे कि पॉलिटिशियंस वगैरह में ज़्यादा होती है, वो बोलने में चतुर होते हैं ये। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ये तो हमारा बिहेवियरिस्टिक मेथड है, जो कि हमारा ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड रहा है अभी तक, जिसको चेंज करने पे आजकल फोकस किया जाता है कि बच्चे को केंद्र बनाओ, लर्नर सेंटर्ड मेथड को बनाओ, ताकि बच्चा जो है ऐसे मेथड हो जिसमें बच्चा खुद इनिशिएटिव ले, खुद के एफर्ट्स इन्वॉल्व हो और खुद लर्निंग का पार्ट बने। ऐसी धारणा को एनसीएफ 2005 ने भी काफी वो किया फोकस, और वही इसका आंसर है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है कि हमें करेक्ट कौन सा है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, यानी कि ऐसे एकीकरण करके देखना, वो इंटेलिजेंस है। अभी छोड़ देते हैं, ये हमें थोड़ा आंसर श्योर भी नहीं है सही है या गलत, अगले पे चलते हैं। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। भाई ये इंटेलिजेंस नहीं, ये तो लर्निंग है, अधिगम है। अधिगम जो है वो अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये अधिगम की डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटरी ट्रेट है, जिसके अंदर मेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, मेमोरी और रीजनिंग। अब ये भी एक हमारा नहीं आंसर लग रहा, क्योंकि थोड़ा ये सही हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। बिल्कुल सही। बुद्धि जो है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो कि हमारी गार्डनर ने भी थी उसने कहा था। और ये जो है कोई जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में तेज है, यानी कि विराट कोहली की तरह अच्छा क्रिकेटर है, और कोई जो है वो म्यूजिकल गाने बजाने में तेज है। तो इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप्स की हैं, और ये सिर्फ आप इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि वर्बल या फिर परफॉर्मेंस कुछ भी हो, तो वो मैथ के एग्जाम्पल हो गए, मैथ के क्वेश्चन हो गए, उससे आप सिर्फ मेजर नहीं कर सकते। ये आंसर है। इंटेलिजेंस कन्वर्ट थिंक करना, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक है, मतलब कि हाँ आप इंटेलिजेंस में कन्वर्जेंटली थिंक करते हो, मगर कौन से वाले, ये आपका आज की डेट में ज्यादा रिलेटेड चलन में जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इंटेलिजेंस के अंदर आपकी मेंटल थिंकिंग के अंदर होती है, देखो ये वाली बात, थिंकिंग के अंदर मेंटल एक्टिविटीज होती है हमारी, मेमोरी रीजनिंग, इंटेलिजेंस के अंदर नहीं, तो इसलिए ये गलत है। इसका आंसर 4 है। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी यानी कि प्राथमिक सामाजिक माध्यम, सामाजिकरण माध्यम क्या है भाई? वो है फैमिली, जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है, सब कुछ उसी के अंदर सबसे पहले सीखता है और सब स्टार्टिंग में टाइम उसी में बिताता है। तो हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो है वो परिवार है। ठीक है, स्कूल में तो वो बाद में जाता है, ये तो सेकेंडरी है, गवर्नमेंट भी नहीं है, मीडिया जो है वो भी सेकेंडरी है, यानी कि द्वितीयक है। प्राथमिक जो है वो फैमिली है, नेबरहुड है, ये सब है। मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थियरी इज दैट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि चिल्ड्रन थिंकिंग इंफीरियर एडल्ट से, यानी बच्चों के चिंतन या बच्चों की सोच जो है वो बड़ों से इंफीरियर यानी कि निम्न होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जीन पियाजे कहता है कि बच्चे या बड़े की चिंतन में यही फर्क है कि वो जैसे बदलती रहती है, स्टेज वाइज कैसे डेवलप होती है, वो उसका चिंतन जो है वो क्वालिटी में डिफरेंट है, और कैसे कैसे बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल थॉट में वो इगोसेंट्रिक से कैसे कैसे बच्चा एंड में जाके फॉर्मल में वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव सोच करने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो वो चेंज होती रहती है क्वालिटेटिव टर्म्स में, यानी कि उसकी क्वालिटी बदलती रहती है। सो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि बच्चे गुणात्मक रूप से अलग है।
अब मात्रात्मक आप थोड़ी नाप थोड़ी सकते हो कि बच्चे की थिंकिंग ये नाप ली, ये 2 सेंटीमीटर है और फिर जब वो बड़ा हो गया तो 10 सेंटीमीटर हो गई, या मतलब 2 किलो है, 10 किलो है, ऐसी क्वांटिटी वाली बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। यानी कि कैसे कैसे वो चिंतन क्वालिटी के रूप में अलग है। कोई ईगो सेंट्रिक है, स्टार्टिंग में कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा, और कैसे बाद में जाके वो प्रोपोजिशंस पे भी काम करने लग जाता है। तो क्वांटिटेटिव ना होकर क्वालिटी में फर्क है। बच्चों की थिंकिंग सुपीरियर है एडल्ट से, उसने नहीं कहा कि ये इसकी अच्छी है इसकी बुरी है, उसने कहा क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है। जेंडर क्या है? जेंडर जो है भाई एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। आप लड़की हो या आप लड़के हो, समाज के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है कि आपको फिर इस तरीके से व्यवहार करना है, जेंडर रोल किया जाता है, और किस तरीके से आपको फिर एक पूरे तरीके से सिखाया जाता है, वो जेंडर टाइपिंग होती है। तो जेंडर एक आपका सोशल कंसेप्ट है, सामाजिक संरचना है कि आप बीइंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट जो होता है ना, जैविक निर्धारण, यानी कि आप XX लेके पैदा हुए हैं तो आप एक गर्ल हैं, XY लेके पैदा हुए हैं तो बॉय हैं। ये हमारा जैविक जो है वो है सेक्स, लिंग। ठीक है। साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सामाजिक कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी सामाजिक संरचना है। हाँ, इससे सोशल कंस्ट्रक्ट से जुड़े हुए हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जोड़ सकते हैं, मगर जेंडर अपने आप में तो एक सामाजिक संरचना है। ठीक है। और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऐसे जुड़ते हैं कि कैसे हमारा जेंडर जो है वो हमारा इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, कैसे जेंडर जो है वो हमारा इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस होता है, कैसे जेंडर हमारा कल्चर यानी हमारा जो संस्कृति है वो उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एकीकृत यानी कि कोई वेस्टर्न कल्चर है और इंडियन कल्चर, उसमें कैसे आप जेंडर को अलग अलग देखते हैं और जेंडर रोल्स को देखते हैं। तो यही हमारा जेंडर है कि जेंडर हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उस तरीके से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब भाई हमें बताना है कि विकास के अलग अलग डोमेन्स कौन से हैं। फिजिकल डोमेन, शारीरिक डोमेन बिल्कुल है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक बिल्कुल है, सोशल भी है, सामाजिक भी है, और इमोशनल संवेगिक रूप से है। ये तो आपके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहे हैं। विकास के अलग अलग डोमेन्स ये हैं। इमोशनल डोमेन, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत थोड़ा बहुत हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डोमेन ना होकर भाई यहाँ पे नाम आना चाहिए, तो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक। ठीक है। स्पिरिचुअल डोमेन और सेल्फ डोमेन इसकी कोई बात नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं है। फिजिकल यानी कि कैसे आपकी हाइट जो है, आपका वजन जो है, कैसे कैसे आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है। पर्सनैलिटी तो है ही अलग कॉन्सेप्ट, वो इसलिए इसमें नहीं आएगा, ना स्पिरिचुअल आ सकता। और देखिए पर्सनैलिटी और सेल्फ फिर यहाँ आ गए, तो इसलिए हमारा 4 ऑप्शन भी कट गया। विकास जो है वो हमारा जब पेट में से लेकर वूम से लेकर टूम तक जब मरते हैं तब तक होता रहता है, क्वालिटेटिव होता है, इसके अंदर ग्रोथ भी आती है। तो और इसके जो हमारे डोमेन्स आप मुख्य तौर पर देखें तो वो ये हैं भाई, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। पर्सनैलिटी जो है वो अलग तरीके की बात है, वो डेवलपमेंट में नहीं आती। वो पर्सनैलिटी तो किस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, तो वो सारा पर्सनैलिटी अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसके अंदर मिक्स ना करना, वो नहीं है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। बिल्कुल सही है। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। सिर्फ जो है उनकी कैसी वो चीजें लेके पैदा हुए हैं, यानी हेरिडिटी से उन्हें आनुवांशिकता से क्या मिला है, उसी से उनकी लर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन होगी। बिल्कुल गलत। वैसे भी हमें देखना चाहिए कि पर्सन जो है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का, तो कोई भी सिर्फ हेरिडिटी को फोकस करे ऐसा आंसर गलत ही होगा। बच्चे का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइन करता है वो क्या सीखेगा और कितना वो मोटिवेट होगा सीखने को, यानी सिर्फ इन्वायरमेंट की बात, तो ये भी गलत। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। बिहेवियरिस्टिक बात, व्यवहारवादी बात कि बच्चे को रिवॉर्ड दो, डांटो डपटो या फिर तो ही वो मोटिवेट होगा सीखने के लिए, नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आउट ऑफ डेट कॉन्सेप्ट है। बच्चे जो हैं वो नेचुरली मोटिवेट होते हैं, बच्चे खुद से चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे खुद बहुत सारे प्रश्न करते हैं और खुद कैपेबल हैं लर्निंग के। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का जमाना है, बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, उसको हमें देखना है और वही लर्निंग की धारणा सही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के तहत बच्चों को कैसे देखा जाता है?
बच्चों को जो होता है देखा जाता है भाई वो एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाता है, यानी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, बच्चा जो है वो एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा प्रोजेक्ट मेथड कर रहा है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन डूई ने बात की है, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, वो सारी बात। अब मिनिएचर एडल्ट, पैसिव मिनिएचर एडल्ट, जैसे वो फ्लिपकार्ट के ऐड में वो छोटे बच्चों को दिखा देते हैं ना मुंह सूझ लगा के, वैसी सोच तो भाई व्यवहारवादी सोच है, वो तो नहीं रखनी है हमने। बच्चा जो है वो मिनिएचर एडल्ट नहीं है, बच्चा अपने आप में उसकी अपनी गुण है, अपनी खूबियां हैं और वो खुद ज्ञान की संरचना करना है। पैसिव इमिटेटर्स, क्या वो सिर्फ जो है वो नकल कर करके सीख रहा है? नहीं भाई, वो एक्टिव है। ब्लैंक स्लेट है, जो कि कहा गया, नहीं भाई ब्लैंक स्लेट नहीं है, जॉन लॉक ने ये कहा था, बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है, बच्चा जो है वो खुद करके सीखता है, बच्चा एक्टिव है। ली वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या है, यानी अधिगम क्या है? ली वाइगोत्स्की ने भाई हमारा सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी एक तरीके से। उसने कहा कि समाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बच्चा जो है वो समाज के कल्चरल टूल्स होते हैं, बच्चे भाषा होती है वो बड़ी मदद करती है बच्चे को सीखने में। अडल्ट्स का, पीयर्स का और ज़्यादा ज्ञानवर्धक होते हैं, टीचर भी होते हैं, वो बच्चे की लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की, अगर बच्चा यहाँ है तो उसे ऊपर तक ले जा सकते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग प्रदान कर कर, उसको मदद प्रोवाइड कर कर। तो लर्निंग जो है, अधिगम ऐसी बातों में कहाँ होगा? एक सामाजिक गतिविधि होगी, समाज में होगा, ठीक है। एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इसकी बात तो भाई पियाजे ने की थी, ठीक है, वो समाज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते थे। पैसिव एक्टिविटी है, ये बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादियों की बात है, वो भी इसका आंसर नहीं है। एक कंडीशन एक्टिविटी है, जो कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की कि आप रीइंफोर्समेंट दो, यानी वो भी नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक सोशल एक्टिविटी, यानी एक सामाजिक संदर्भ में बच्चा जो है वो ज्ञान की रचना करता है। हाँ, वो खुद करता है, मगर ये सारे मीडिएटर्स और समाज जो है वो उसको मदद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? अब प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा जो है वो क्या शो करेगा? अब वो क्या शो करेगा? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, चीजों को वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। अगर वो जो है 2 गिलास पानी लेगा तो अगर और चौड़े वाले में डाल दिया जाएगा तो वो ये नहीं देख पाएगा कि मैंने लंबे वाले से चौड़े में डाला, पानी तो उतना ही किया, तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, विचार को दोबारा से पहले जैसा नहीं कर पाएगा। तो उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, जिसके कारण ही वो कंजर्वेशन ये वाले सारे टास्क नहीं कर पाता। तो यही इसका आंसर है। सर्कुलर रिएक्शन, डेफर्ड इमिटेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, भाई ये सारा जो है ना, ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा शो करता है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये। तो इसका आंसर जो है वो 4 है। ये इस एग्जाम के आंसर की है, आप देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो जिसकी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे बताइए। पढ़ते रहिए, लगातार सतत मेहनत करते रहिए, और स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।